हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु एकेडमी पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज के अपने इस प्यारे से सेशन में जुड़ेंगे। हम लोग रोजाना बातें करते हैं जीके या जीएस के बारे में, और इसी जीके या जीएस के अंदर अब हम शुरुआत करेंगे स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके है, उसके अंदर हम बहुत सारे चैप्टर्स जो बच गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। स्टैटिक जीके की आज हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 1 है। इस क्लास नंबर 1 से हम लोग कला संस्कृति टॉपिक से बातों की शुरुआत करेंगे। तो बिना समय खराब किए शुरुआत करते हैं सीधे क्वेश्चन से। ये रहा हमारा प्रथम क्वेश्चन। पंचम वेद किसे कहा जाता है? पंचम वेद के बारे में बताएंगे। हम लोग बातें करते हैं सबसे पहले किस टॉपिक के बारे में? कला संस्कृति है। कला एवं संस्कृति। इस कला एवं संस्कृति से देखते हैं हम लोग क्या क्या बातें काम की है। सबसे पहले तो आप लोग याद रखेंगे कला संस्कृति जो टॉपिक है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो इसके अंदर हम लोग भारतीय संगीत के बारे में बात करते हैं, भारतीय संगीत, और एक इसके अंदर हम लोग बातें करते हैं भारतीय नृत्यों के बारे में। भारतीय नृत्य, क्योंकि नृत्य के लिए संगीत आवश्यक है। जब संगीत आएगा तभी तो नृत्य आएगा। बाद में हम लोग इस भारतीय संगीत को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट वो होगा जिसके अंदर आप वाद्य शैली पढ़ेंगे, एक वो होगा जिसके अंदर गायन शैली, क्योंकि गाने के साथ साथ बजाने की चीजें भी चाहिए। तो इसी कारण भारतीय संगीत के अंदर हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। अभी पूछा गया पंचम वेद किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र। एक बुक है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र, जो भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है, उसको पंचम वेद कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम संगीत किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आप लोग एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम क्या है? नारद मुनि। नारद मुनि नारायण नारायण करते थे, वहीं से हम लोग शुरुआत मानते हैं किसकी? तो आप लोग बोलेंगे संगीत की। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हमें एक्चुअल में सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में पता होना आवश्यक है, तो सबसे पुरानी सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। और इसी सिंधु घाटी सभ्यता से हमें क्या मिला है? तो आप लोग बोलेंगे संगीत के कुछ वाद्य यंत्र मिले हैं। संगीत के कुछ वाद्य यंत्र कहां से मिले हैं? तो आप लोग बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से मिले। अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इससे हमें संगीत के कितने कंपोनेंट मिले हैं? तो आप लोग बोलेंगे दो मिले हैं। दो कौन कौन से हैं? तो एक तो आप लोगों ने बांसुरी, जिसके अंदर 7 छेद है। बांसुरी जिसमें 7 छेद हैं, हमें कहां से प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता से। एक रावण हत्था प्राप्त हुआ है। रावण हत्था भी हमें कहां से प्राप्त हुआ है? तो आप लोग बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। लेकिन मैं यदि आपसे पूछूं भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक, तो आप लोग बोलेंगे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक क्या है? तो आप लोग बोलेंगे सामवेद। फिर आपसे पूछेगा कि संगीत के कितने स्वर हैं? तो संगीत के स्वरों की यदि मैं बात करूं तो संगीत के 7 स्वर हैं। 7 स्वर कौन कौन से हैं? तो आप लोग बोलेंगे सा रे गा मा पा दा नी। सा रे गा मा पा दा और नी। फिर दोबारा से ऐसे ही चलता है, सारे गामा पा दानी, सारे गामा पा दानी, ऐसे चलता है। तो आप लोग ये याद रखेंगे संगीत के 7 स्वर हैं जिनका उल्लेख सामवेद के अंदर है। यही सामवेद हम लोग संगीत का जनक मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं है? अगर मैं बात करूं भारतीय संगीत, तो भारतीय संगीत के 3 स्तंभ हैं। भारतीय संगीत के कितने स्तंभ हैं? तो आप लोग बोलेंगे भारतीय संगीत के 3 स्तंभ है। 3 स्तंभ कौन कौन से हैं भाई? तो सबसे पहले आप लोग बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम लोग? राग। एक शब्द है राग। कौन सा राग नहीं है यही पूछा गया है। तो आप लोग राग के बारे में बोलेंगे कि भाई जो राग है वो श्रृंगार नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? श्रृंगार। श्रृंगार राग का पार्ट नहीं है। इसके बाद अगर मैं दूसरे की बात करूं तो आप लोग बोलेंगे स्वर। स्वर। अगर मैं बात करूं तीसरे की तो आप लोग बोलेंगे गीत या धुन। इस तरीके से आप लोग डिवाइड करते हैं। अगर मैं राग की बात करूं तो राग का अर्थ है रंज। रंज मतलब रंगना, रंगारंग कार्य का। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्वर, तो स्वर के बारे में याद रखेंगे वेदों का पाठ, वेदों का गायन क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे स्वर कहलाता है। इसके बाद अगर मैं धुन की बात करूं तो एक लयबद्ध तरीके से
लयबद्ध संगीत क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे वो एक धुन कहलाता है। ठीक है, ये 3 पार्ट हम लोग भारतीय संगीत में पढ़ते हैं। इसी भारतीय संगीत को अगर मैं डिस्क्राइब करने का काम करूं तो भारतीय संगीत की 2 शैलियां, भारतीय संगीत को आप लोग किस बांटेंगे? 2 शैलियों में। 2 शैली कौन सी भाई? तो आप लोग बोलेंगे भारतीय संगीत की 2 शैली हैं, एक है गायन शैली, गायन शैली, और दूसरी कौन सी है? तो आप लोग बोलेंगे दूसरी है वाद्य शैली, वाद्य शैली। ये 2 चीजें हैं, एक गायन शैली और एक वाद्य शैली। अगर मैं गायन शैली की बात करूं तो इसी के अंदर आती है शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो आप लोग बोलेंगे लोक संगीत, लोक संगीत। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो आप लोग बोलेंगे संगम संगीत, संगम संगीत। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो आप लोग बोलेंगे आधुनिक संगीत। ये डिवाइडेशन है भाई संगीत का। कौन से संगीत का? तो आप लोग बोलेंगे ये डिवाइडेशन है संगीत का, गायन शैली का। ठीक है, राग स्वर गीत, ये 3 पार्ट याद रखेंगे। इसके बाद आप लोग एक शब्द और याद रखेंगे, रास। रास को भी याद रखेंगे भाई। ये रास क्या है? रास कोई अपनी गाथा सुनाता है और गाथा के 2 माध्यम है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो रास कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक है? अभी गायन शैली में जब हम शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो उसमें एक शब्द आता है जिसका नाम क्या है? ध्रुपद गायन। अगर ध्रुपद की बात करूं तो इसका विकास पूछता है, इसका विकास कहां पर हुआ था? तो आप लोग बोलेंगे इसका विकास हुआ था मंदिरों में। मंदिरों में इस ध्रुपद गायन की शुरुआत हुई थी। ठीक, जब ध्रुपद गायन की शुरुआत मंदिरों के अंदर हुई थी तो ये सबसे प्राचीन गायन शैली है, सबसे प्राचीन गायन शैली। सबसे प्राचीन गायन शैली का क्या नाम है? तो आप लोग बोलेंगे सबसे प्राचीन गायन शैली है ध्रुपद। इसके बाद ध्रुपद से और क्या बात याद रखेंगे आप लोग? ध्रुपद से याद रखेंगे कि भाई इसका गायन करने वाले कुछ आदमी हुए हैं, उस आदमी का क्या नाम है? तो आप लोग बोलेंगे उस्ताद रहीम फहीमुद्दीन डागर। उस्ताद रहीम फहीमुद्दीन डागर क्या है? गायन शैली के महारथी हैं। किस गायन शैली के? तो आप लोग बोलेंगे ध्रुपद गायन के। ठीक है, अगर मैं ध्रुपद गायन की यहां पर बात कर रहा हूं तो आप लोग ध्रुपद गायन को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बहुत सारे फनकार भी भाई। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना ख्याल घराना है? मेहर घराना, इंदौर घराना, भोपाल घराना या ग्वालियर घराना? ध्रुपद के भाई कुछ घराने भी हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ध्रुपद घरानों की तो एक घराना है तलवंडी घराना, तलवंडी। एक घराना बेतिया घराना, एक घराना दरभंगा घराना। ये क्या है? तो आप लोग बोलेंगे ये घराने हैं। इन घरानों का संबंध किससे है? तो आप लोग बोलेंगे इन घरानों का संबंध ध्रुपद गायन से है, ध्रुपद गायन से इन घरानों का संबंध है। आगे देखते हैं। सबसे पुराना ख्याल घराना, ख्याल के बारे में याद रखेंगे भाई। ख्याल एक पारसी भाषा का शब्द है, पारसी भाषा का शब्द है क्या? तो आप लोग बोलेंगे पारसी भाषा का शब्द है ख्याल। इसका अर्थ क्या है? तो आप लोग बोलेंगे इसका अर्थ है विचार। ख्याल का अर्थ क्या है? विचार। अभी जो ये ख्याल शैली है, इस ख्याल शैली से पूछा गया है कि सबसे पुराना ख्याल घराना है मेहर घराना, इंदौर घराना, भोपाल घराना या ग्वालियर घराना? तो आप लोग बोलेंगे भाई इसका आंसर है ग्वालियर घराना। ख्याल गायकी में एक घराना बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम क्या है? ग्वालियर घराना। बहुत अच्छे भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संगीत उस्ताद भीमसेन जोशी घराने से संबंधित है। इन घरानों के कुछ नाम याद रखेंगे भाई। पहले तो पूछा गया है कि भाई भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? तो आप लोग बोलेंगे किराना घराना। अब आपसे पूछ ले कि भाई किराना घराना के संस्थापक कौन है? किराना घराना के संस्थापक, तो आप लोग बोलेंगे किराना घराना के संस्थापक। संस्थापक का नाम क्या बोलेंगे भाई? गोपाल, गोपाल नायक। ये कौन है? ये किराना घराने के संस्थापक है। इसके अलावा भी बहुत आदमी है, जैसे एक आदमी करीम खान, करीम खान, उस्ताद करीम खान बोलो या वाहिद खान।
या फिर मैं गंगूबाई हंगुल की बात करूं, गंगूबाई हंगुल, ये किस घराने से संबंधित है? तो आप लोग बोलेंगे ये सारे के सारे किराना घराने से संबंधित है। एक घराना आगरा घराना, आगरा घराना के देख लें भाई, आगरा घराना, इसको भी याद रखेंगे। उस्ताद लताफत हुसैन खान, उस्ताद लताफत हुसैन खान, ये किस घराने से? तो आप लोग बोलेंगे ये आगरा घराने से। इसके बाद और पर्सनैलिटी जो आगरा घराने से संबंधित है, तो आप लोग बोलेंगे एक पर्सनैलिटी जिसका नाम है मोहसिन, मोहसिन खान नियाजी, मोहसिन खान नियाजी, इनका संबंध किस घराने से? तो आप लोग बोलेंगे आगरा घराने से। इसके अलावा अगर मैं पूछूं इसके संस्थापक कौन है, संस्थापक भी तो हैं, तो संस्थापक का नाम है हाजी, हाजी, हाजी सयान खान। इसके संस्थापक किस घराने के? तो आप लोग बोलेंगे आगरा घराने के। ठीक है, ये घरानों से कुछ फेमस पर्सनैलिटीज के नाम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किसे 12वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 12वीं सदी का तानसेन। पंडित रविशंकर, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, पंडित जसरात, उस्ताद जाकिर हुसैन। एक घराना भाई जिसका नाम क्या है? पटियाला घराना, उसके बारे में देख लेते हैं। पटियाला घराना, सबसे पहले क्या याद रखेंगे? सबसे पहले संस्थापक, पटियाला घराने के संस्थापक कौन है? तो उस्ताद बड़े फतेह अली खान, बड़े फतेह अली खान, ये कौन है? संस्थापक है। और इन्हीं के बेटे हैं जिनका नाम क्या है? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। ये उस्ताद बड़े गुलाम अली खान क्या है? ये 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, 20वीं सदी के तानसेन। या अली बख्श खान का संबंध भी किस घराने से? तो आप लोग बोलेंगे अली बख्श खान, इनका संबंध भी पटियाला घराने से। ठीक है, एक भिंडी बाजार घराना भाई, भिंडी बाजार घराना, ये घराना भी याद रखेंगे। इसके संस्थापक हैं सज्जू खान, सज्जू खान। और एक आदमी और याद रखेंगे, नाजिर खान, नाजिर खान का संबंध भी किससे? तो आप लोग बोलेंगे नाजिर खान का संबंध भी भिंडी बाजार घराने से। ये घराने भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? देखो भाई, एक शैली हम लोगों ने पढ़ी ध्रुपद शैली, एक ख्याल शैली, और एक है तराना शैली। इस तराना शैली के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो इसमें तीव्र गति से गाया जाता है, इसमें तीव्र गति से गाया जाता है, इसमें तीव्र गति से गाया जाता है, ये बात याद रखेंगे। अभी पंडित जसराज की बात करूं तो सभी को मालूम भाई मेवाती घराने से संबंधित है, मेवाती घराना है। इसी तराना शैली के अंदर घराना है कौन सा? मेवाती घराना, मेवाती घराना। अगर मैं मेवाती घराने की बात कर रहा हूं तो आप लोग एक आदमी का नाम याद रखेंगे जिसका नाम है पंडित रतन मोहन शर्मा, रतन मोहन शर्मा। क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन पूछा विश्व का सबसे तेज तराना गायक, विश्व का सबसे तेज, सबसे तेज तराना गायक कौन है? तो आप लोग बोलेंगे सबसे तेज तराना गायक का नाम है पंडित रतन मोहन शर्मा। इसके बाद आप लोग मेवाती घराने के इस रतन मोहन शर्मा से याद रखेंगे 2011 में हैदराबाद के अंदर इनको तराना का बादशाह की उपाधि दी गई थी, तराना का बादशाह। तराना का बादशाह किसे कहा गया था? तो आप लोग बोलेंगे तराना का बादशाह कहा गया था पंडित रतन मोहन शर्मा को। ठीक है, तो ये मेवाती घराने से आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद ने रखी थी, लखनऊ घराना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक बार जल्दी बताएंगे। बड़े गुलाम अली खान, बख्शू खान, बिस्मिल्लाह खान,
अजंद आल खान, बिस्मिल्लाह खान की बात हम लोग शहनाई वादन के अंदर करेंगे। इनसे क्वेश्चन आते हैं, वही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिल गया, पद्म विभूषण पद्म भूषण किसको मिल गया, इस तरीके की बातें होती। ठीक। लखनऊ घराने के बारे में पूछा गया, भाई लखनऊ घराने की नींव उस्ताद ने रखी, तो आप लोग बोलेंगे भाई लखनऊ घराने की नींव रखी थी बख्शू खान ने। बख्शू खान ने क्या लिखी थी, नींव रखी थी लखनऊ घराने की। ठीक है। बिस्मिल्लाह खान नहीं भाई, लखनऊ घराने, लखनऊ घराना और बनारस घराना ये दोनों हम लोग पढ़ते हैं। लखनऊ घराना और बनारस घराना इकट्ठे होते हैं ये। आगे बढ़ते हैं। टप्पा लोक संगीत का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो यहाँ पर आप लोग एक पढ़ सकते हैं अर्धशास्त्रीय संगीत, अर्धशास्त्रीय संगीत, वहां पढ़ लेंगे इसको, आगे ही पढ़ लेंगे। यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक ठुमरी, ठुमरी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठुमरी क्या भाई, ठुमरी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, एक पूर्वी ठुमरी, एक पूर्वी ठुमरी और एक पंजाबी ठुमरी, पंजाबी ठुमरी, इन दो के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पूर्वी ठुमरी है, ये क्या है, ये धीमी लय है, धीमी लय। और ये क्या है, ये है तीव्र लय, तीव्र लय में गाया जाता है। क्या आप लोग बोलेंगे, पंजाबी ठुमरी। पूर्वी ठुमरी धीमी लय में गाया जाता है। इसी ठुमरी के बाद है भाई ये बनारस घराना और लखनऊ घराना। ठीक, बनारस घराना और लखनऊ घराना इसी के पार्ट। आगे बढ़ते हैं। टप्पा लोक संगीत का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? जल्दी से आंसर देंगे। टप्पा, यहां पर लेते हैं अर्धशास्त्रीय संगीत, अर्धशास्त्रीय संगीत, इनकी बात हम लोग यहां करेंगे। ठीक है। इस अर्धशास्त्रीय संगीतों का उदय कब हुआ? तो भारत में एक आदमी हुए हैं जिनका नाम क्या है, तो मोहम्मद सारंगीला, मोहम्मद सारंगीला। इस व्यक्ति के समय में क्या हुआ था, ये टप्पा जो है, ये टप्पा बहुत फेमस हुआ था। ठीक है। जब ये टप्पा फेमस हुआ तो आप लोग क्या बोलेंगे, ये किस राज्य से संबंधित है? तो आप बोलेंगे पंजाब से, पंजाब राज्य से संबंधित है क्या, टप्पा। फोक म्यूजिक इज रिलेटेड टू पंजाब। अर्थशास्त्रीय संगीत ये मोहम्मद सारंगीला के समय में बहुत प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजल गायकी। देखो, एक तो ये गजल होती क्या भाई, गजल, एक गजल होती है, एक शायरी होती है, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे हम लोग। गजल जो है ये शेरों का, शेरों की तुकबंदी है। शेर वो मत समझना भाई जो जंगल का शेर होता है, वो शेर नहीं, वो जिसपे वाह 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 करते हैं ना, वाह 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 करते हैं, वो शेर बोल रहा हूं मैं। ये शेरों की तुकबंदी है। और ये जो गजल है ये काव्यात्मक शैली है, काव्यात्मक शैली है। क्या, तो आप लोग बोलेंगे काव्यात्मक शैली है गजल। गजल गायकी के कुछ इंपॉर्टेंट नाम, गजल गायकी, कुछ गजल गायकों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो गजलों में एक आदमी जिसका नाम है जगजीत सिंह, जगजीत सिंह, ये गजल गायकी में बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। ठीक है। और कौन है भाई, सनातन दास, उनका संबंध भी गजल गायकी से। एक गजल गायकी याद रखेंगे। एक शायर होते हैं, शायरों के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो शायर कौन कौन है, शायरों में नाम है दाग दहलवी, दाग दहलवी, इनका संबंध किससे है, शायरी से। अगर मैं बात करूं मिर्जा गालिब, एक बहुत बड़े शायर हुए हैं मिर्जा गालिब। के बाद अगर और आप लोग याद रखेंगे तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड बोल सकते हैं, बहादुर शाह जफर। इनका संबंध भी किससे है? तो आप बोलेंगे इनका संबंध भी शायरी से है। इसके अलावा कौन और व्यक्ति भाई, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद
इकबाल, इनका संबंध भी किससे है तो आप लोग बोलेंगे शायरी से। एक आदमी है फैज अहमद, फैज, फैज अहमद, फैज, इसका संबंध भी किससे है तो आप लोग बोलेंगे इनका संबंध भी शायरी से। बहुत बड़े बड़े शायर हुए हैं, ठीक है। पूछा गया गजलों का जनक किसे कहा जाता है, प्यारा आंसर दिया सबने। तो याद रखेंगे भाई अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। मिर्जा गालिब एक गायक है, बहादुर शाह जफर के बारे में मैंने बता दिया। आगे बढ़ते। प्रसिद्ध गायिका एम एस सुब्बुलक्ष्मी का जन्म कर्नाटक गायिका के रूप में हुआ था। देखो एक बात समझेंगे आप लोग, जो आपने ये ध्रुपद शैली वगैरह पढ़ी ना, वहां से समझने का प्रयत्न करेंगे। यहां लिख देता हूं मैं। देखो अब ये जो भारत का शास्त्रीय संगीत है, भारत का शास्त्रीय संगीत, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट कौन कौन से हैं, तो एक तो है हिंदुस्तानी संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, और एक का नाम क्या है तो आप लोग बोलेंगे कर्नाटक संगीत या कार्नेटिक संगीत। एक हिंदुस्तानी संगीत है और एक कार्नेटिक संगीत है। इस हिंदुस्तानी संगीत का संबंध किससे है तो आप लोग बोलेंगे इसका संबंध उत्तर भारत से, उत्तर भारत से संबंधित कौन सा, हिंदुस्तानी। कर्नाटक संगीत की बात करूं तो इसका संबंध किससे है, दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से इस संगीत का संबंध है कर्नाटक संगीत का। ये दो पार्ट है। अब इसी हिंदुस्तानी संगीत की कुछ शैलियां हम लोगों ने पढ़ी, जिसका नाम क्या है, ध्रुपद, जिसका नाम क्या है, ठुमरी, जिसका नाम क्या है ध्रुपद, जिसका नाम क्या है ख्याल, जिसका नाम क्या है राना। ये सब के सब हम लोगों ने कहाँ पढ़े हैं, आप लोग बोलेंगे ये हिंदुस्तानी संगीत के अंदर पढ़े हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे भाई किसकी, तो अब हम बात करेंगे कर्नाटक संगीत की। एक तो ये एम एस सुब्बुलक्ष्मी के बारे में याद रखेंगे भाई, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला भी यही है, संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। नाम क्या है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। मद्रास मुद्र, बहुत अच्छे भाई। याद रखेंगे भाई एम एस सुब्बुलक्ष्मी का जन्म कहां पर हुआ था, तो मुदुर्रे, तमिलनाडु, मुदुर्रे तमिलनाडु के अंदर एम एस सुब्बुलक्ष्मी का जन्म हुआ था। और ये एक कार्नेटिक सिंगर है, यानी कि कर्नाटक गायिका। अगर मैं बात करूं कर्नाटक गायिका, कर्नाटक संगीत की बात करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है ये कर्नाटक संगीत कहां पर प्रसिद्ध है, तो दक्षिण भारत में प्रचलित है। दक्षिण भारत में इस संगीत का प्रयोग किया जाता है। एक वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग, वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग इसमें किया जाता है कर्नाटक संगीत में, उसका नाम है मृदगम। मृदगम के बारे में बात करेंगे, मृदगम। देखो अगर मैं बात करूं हिंदुस्तानी संगीत तो आप लोग दो याद रखेंगे। यदि मैं बात करूं ध्रुपद गायिका, इस ध्रुपद गायन में दो कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता है। दो कंपोनेंट कौन कौन से भाई, एक तो है पखावज, पखावज, पखावज कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता है, और एक है तेजपुरा। तेजपुरा और पखावज, इन दो कंपोनेंट का प्रयोग किसमें किया जाता है, ध्रुपद शैली के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कार्नेटिक संगीत के अंदर, जो कार्नेटिक संगीत है इसके अंदर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे मृदगम का प्रयोग किया जाता है, इसका मृदगम का। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक संगीत से और क्या बातें, और याद रखेंगे भाई इसका जो राग होता है उस राग को क्या कहते हैं, तो आप लोग बोलेंगे उस राग को रागम कहते हैं। रागम किसे कहते हैं, कर्नाटक संगीत में राग को रागम कहते हैं। और क्या बात याद रख सकते भाई, इसके कुछ पार्ट हैं, जैसे एक पल्लवी, इसके भाग है पल्लवी, अनुपल्लवी, वर्णम, और एक है राग मलिका। राग मलिका ये किसके पार्ट हैं, तो आप लोग बोलेंगे ये चार पार्ट हैं, चार भाग हैं कार्नेटिक संगीत के। एक पल्लवी, दूसरा अनुपल्लवी, तीसरा वर्णम और चौथा राग मलिका। ये चार भाग हैं कार्नेटिक संगीत के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बाउल लोकगीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है,
बाउल लोकगीत। अब हम लोग लोक संगीत के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने शास्त्रीय संगीतों के बारे में बात की, चाहे वो ध्रुपद शैली है, चाहे वो ठुमरी है, अर्ध शास्त्रीय संगीत। पूछा गया है निम्नलिखित किस भारतीय राज्य से संबंधित है बाउल। तो बाउल लोकगीत का संबंध है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से। ठीक है, अब इस बाउल के बारे में देख लेते हैं भाई। ये पश्चिम बंगाल में होता है, एक तो ये बंगाली भाषा में होता है, बंगाली भाषा में। अच्छा, ये जो बाउल है ये एक बंगाली संप्रदाय भी है। बंगाली संप्रदाय का भी क्या नाम है तो आप लोग बोलेंगे बंगाली संप्रदाय है भाई बाउल। इस बाउल में बंगाली संप्रदाय पार्टिसिपेशन करने का काम करता है। तो एक याद रखेंगे भाई, ये मध्य प्रदेश दे रखा है आल्ला। आल्ला भी एक लोक संगीत है जिसका संबंध किससे है, एमपी से। इसके अंदर ब्रज भाषा, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा और भोजपुरी भाषा, इन तीन भाषाओं के समागम से बना है। अवधी और भोजपुरी, इन भाषाओं के समागम से क्या बना है तो आप लोग बोलेंगे आल्ला बना है। इसी आल्ला के बारे में वीर रस, वीर रस का या वीर गाथा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके अंदर, आल्ला के अंदर। आगे बढ़ते हैं। पंडवानी किस राज्य का लोक संगीत है। एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, पंडवानी, पंडवानी किस राज्य का लोकगीत है। गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या बिहार। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग आंसर देंगे पंडवानी का संबंध है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से पंडवानी का संबंध है। अब इस पंडवानी से एक बात और याद रखेंगे, पंडवानी एक तो याद हो गया भाई छत्तीसगढ़ से है। इसके बाद याद रखना पंडवानी से एक फेमस आर्टिस्ट है, उसका नाम क्या है, तीजन बाई। फेमस कौन है, तीजन बाई है। किससे संबंधित है तो आप लोग बोलेंगे तीजन बाई का संबंध पंडवानी से है। इसी पंडवानी में क्या होता है भाई, इस पंडवानी में महाभारत, महाभारत के भीम की गाथा दिखाई गई है। भीम की गाथा दिखाई गई है किसके अंदर तो आप लोग बोलेंगे भीम की गाथा पंडवानी के अंदर दिखाई गई है। के बाद और किसी देख लेते हैं, एक पाई देख लेते हैं, पाई गीत। इस पाई गीत का संबंध किस राज्य से तो आप लोग बोलेंगे इस पाई गीत का संबंध है मध्य प्रदेश से। और ये कब किया जाता है तो आप लोग बोलेंगे ये वर्षा ऋतु के लिए किया जाता है। वर्षा ऋतु के लिए कौन सा गीत किया जाता है तो आप लोग बोलेंगे पाई गीत। संबंध किस राज्य से है, एमपी से। आगे बढ़ते हैं। लावणी किस राज्य का लोक संगीत है, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र। लावणी एक डांस भी है और एक लोकगीत भी है। जैसे आप लोगों ने डांडिया पढ़ा है, डांडिया एक नृत्य भी है और डांडिया एक गीत भी है। डांडिया गीत का संबंध किस राज्य से आप लोग बोलेंगे, गुजरात से। इसके अंदर किसके बारे में जानकारी मिलती है तो राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण की जो रासलीला है, राधा कृष्ण की रासलीला इसके अंदर दिखाई जाती है तो आप लोग बोलेंगे ये डांडिया के अंदर दिखाई जाती है, राधा कृष्ण की रासलीला। लेकिन हमसे पूछा गया है लावणी, लावणी का संबंध किसे है तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और गोवा दो है, लेकिन महाराष्ट्र को याद रखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मांड लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मांड, एक मांड है, एक मांडो भी पढ़ेंगे हम लोग, मांडो लोकगीत। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर मांड लोकगीत की तो आप लोग क्या आंसर देंगे कि मांड लोकगीत का संबंध है भारत के राजस्थान राज्य से। राजस्थान राज्य से किसका संबंध है, मांड का। ठीक है, अब इस मांड के बारे में देखते हैं भाई। ये महिलाओं के द्वारा प्रचलित है। इसमें क्या होता है, किसी बच्चे को लोरी सुनाने के लिए गर्भावस्था में इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। एक और भी है जिसका नाम क्या है, पणियारी। पणियारी का संबंध भी किससे है तो आप लोग बोले पणियारी का संबंध भी राजस्थान से है। और ये किसके द्वारा किया जाता है तो महिलाओं के द्वारा। महिलाएं जब पानी लेने के लिए जाती हैं तब इस पणियारी गीत को गुनगुनाती हुई जाती हैं। पणियारी गीत वहां से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पणियारी गीत का संबंध किससे है तो आप लोग बोलेंगे राजस्थान से। आगे बढ़ते हैं। मांडो राज्य के लोक गीत का एक रूप है। अभी मांडो पढ़ा है, एक मांड पढ़ा है, एक मांडो, दोनों में डिफरेंस। एक मांड और एक मांडो,
इन दोनों के बारे में क्वेश्चन याद रखेंगे। मांड की बात करें तो राजस्थान, और अगर मांडो की बात करें तो आप लोग आंसर देंगे गोवा। गोवा से संबंधित है मांडो। इसके बाद कुछ और देख लेते हैं भाई, जैसे एक नियो याली है, नियो याली। इस गीत की बात करूं तो संबंध कहां से है, तो आप लोग बोलेंगे नागालैंड। नागालैंड का एक गीत है नियो याली। एक जा जी जा, इसका संबंध किस राज्य से है, आप लोग बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश। ये भी एक लोकगीत है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का एक लोकगीत है जिसका नाम क्या है, जा जी जा। ये लोकगीत है, इंपॉर्टेंट है, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं और कहाँ का कौन सा लोकगीत इंपॉर्टेंट। दसकठिया भारत के किस क्षेत्र से लोकप्रिय लोक रंगमंच का एक रूप है, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और असम। दसकठिया, पान्ना, दसकठिया, ये सारे के सारे लोकगीत हैं, इनका संबंध भारत किस राज्य से है, उड़ीसा से। ठीक है। एक गीत है जिसका नाम है बसंत गीत। आप लोग बताएंगे बसंत गीत का संबंध किस राज्य से है, बसंत गीत। और एक है मागी। मागी गीत का संबंध किससे है, तो अगर मैं बात करूं बसंत गीत तो आप लोग आंसर देंगे उत्तराखंड से। उत्तराखंड का एक गीत है जिसका नाम क्या है, बसंत गीत। अगर मैं माघी गीत की बात करूं तो आप लोग आंसर देंगे पंजाब। पंजाब से संबंधित है माघी गीत। एक दसकठिया है और एक पाया है, ये भी एक गीत है। ये किस राज्य का है, तो आप लोग बोलेंगे उड़ीसा। पाई का विद्रोह भी तो हम नहीं पढ़ते हैं उड़ीसा के अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक नृत्य है ला हरोबा। ये लोक नृत्य भी है और लोक गीत भी है। यहां पर आप लोग आंसर देंगे लोक गीत का, लाई हरोबा। इस भारतीय राज्य में लोकप्रिय है लाई हरोबा। तो भाई याद रखेंगे लाई हरोबा का संबंध किस राज्य से, मणिपुर से। अभी मणिपुर का एक तो ये हो गया, मणिपुर का एक याद रखेंगे खूब खेगई। खूब खेगई, खेगई, ये भी किस राज्य का, तो आप लोग बोलेंगे ये भी मणिपुर का है। एक याद रखेंगे खोंगजोम। खोंगजोम लोकगीत, खोंगजोम लोकगीत। ये खोंगजोम लोकगीत का संबंध भी भारत के किस राज्य से है, तो आप लोग बोलेंगे मणिपुर से। एक्चुअल में 1891 में एक युद्ध हुआ था, खोंगजोम का युद्ध। खोंगजोम का युद्ध, ये खोमजोम का युद्ध 1891 में किस किस के बीच हुआ था, तो आप लोग दो चीज याद रखते हैं। एक तो मणिपुर के लोगों और अंग्रेजों के बीच में, मणिपुर के लोग और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और इसमें जिस गीत का प्रयोग किया गया था उसी गीत का नाम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे खोंगजोम लोकगीत। जिस गीत का इसके अंदर प्रयोग किया गया था उसी का नाम है खोंगजोम गीत। बिल्कुल भाई, मणिपुरी का भाग है। आगे बढ़ते हैं। भूटा गीत इनमें से किस राज्य से संबंधित है, भूता गीत। एक भूतकोड़ा नृत्य है, आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया भूटा गीत। इसका संबंध भारत के किस राज्य से है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार। एक बात और देखेंगे भाई, जैसे एक है कोलामू, कोललालू, या फिर इसी को कोलतालू भी बोल रहा है, एक ही बात है। इसका संबंध अब भारत के कई राज्यों से, जैसे इसका संबंध अगर ऑप्शन में आप आंध्र प्रदेश दे दे तो आंध्र प्रदेश में भी इस गीत का प्रचलन है। अगर इसी के अंदर आपको केरल दे दे तो केरल में भी इसका प्रचलन है। अगर मैं बात करूं कर्नाटक, तो कर्नाटक में भी इसका प्रचलन है। ऐसे बहुत सारे राज्यों में एक गीत हो सकता है। ऐसे ही पूछा गया है भूता गीत, इसका संबंध भारत के किस राज्य से है, तो आप लोग याद रखेंगे भाई इसका संबंध भारत के केरल राज्य से, केरल राज्य का है गीत। यही बात मैं अभी समझा रहा था कि भाई एक कई कई राज्यों से संबंधित मिल सकता है। मीराबाई सदी की गायिका है। देखो, अब लोक संगीत का एक बार उदय और हुआ था, कब हुआ था, तो आप लोग बोलेंगे लोक संगीत का एक बार उदय हुआ था भाई भक्ति आंदोलन के समय। भक्ति आंदोलन, आप लोग जब इतिहास में मैंने पढ़ाया था आपको भक्ति आंदोलन के बारे में, तो इसी भक्ति आंदोलन में एक गीत निकल कर आया जिसको बोलना संगम गीत। संगम गीत, इसी संगम गीत के अंदर मैंने आपको बताया था कि शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का मिश्रण
शास्त्रीय संगीत व लोक संगीत का संगम। लोक संगीत का संगम है क्या, तो आप लोग बोलेंगे लोक संगीत का संगम संगम संगीत कहलाता। ठीक है, जब ये संगम संगीत कहलाता भाई, तो भारत में इस संगीतों की शुरुआत किसने की, तो आप लोग बोलेंगे एक महिला मीराबाई। इन्होंने भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की और उस भक्ति मूवमेंट को एक नाम दे दिया कि भक्ति मूवमेंट में जो गीत होगा उसको आप लोग भजन के नाम से जानेंगे। भक्ति मूवमेंट के जो गीत है उनको भजन नाम दे दिया, और भजन में भी बहुत सारे नाम निकल निकल के आगे कि भाई एक तो याद रखेंगे भाई इसके अंदर किस किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था। वाद्य यंत्र, अब वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था, एक तो याद रखेंगे तबला, चिमटा, डफली, मंजीरा, इनका प्रयोग करके क्या किया जाता था, ये भजन का शुरुआत की जाया करती, इन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता था इन संगीतों के अंदर। अब इसमें बहुत सारे नाम जैसे मीरदास, मीराबाई है, तुलसीदास, तुलसीदास बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। एक आदमी जिसका नाम क्या है, सूरदास, ये भक्ति मूवमेंट के समय तो फेमस हुए थे। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, इन सब का संबंध यहीं से निकल आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आधुनिक भजन है, आधुनिक भजनों के अंदर किन आदमियों का नाम ले सकते हैं हम लोग, तो हम लोग बोलेंगे आधुनिक भजन के अंदर हम लोग नाम लिख सकते हैं अनूप जलोटा। अनूप जलोटा ये आधुनिक भजन ही तो गाते हैं। अनुराधा, अनुराधा पोलकर, ये क्या है, ये आधुनिक भजन या आधुनिक भक्ति के भजनों से संबंधित है भाई। याद रखेंगे ये लोकगीत और शास्त्रीय गीत दोनों का संगम होते हैं। ठीक है, ये थी भाई आज की अपनी बातें, आशा करूंगा आपको समझ में आई होंगी। हम लोगों ने कुछ नाम लिखे हैं, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है, और आराम आराम से सभी नामों को हम लोग कंप्लीट करने का काम करेंगे। आज जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी, एक बार जल्दी से आप लोग मेरे को बताएंगे कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट सेक्शन ऑन कर दिया जाए। हिंदी की कवित्री, बिल्कुल भाई, मीराबाई, मीराबाई के बारे में याद रखेंगे, सूरदास के बारे में याद रख सकते हैं, साथ ही साथ तुलसीदास के बारे में, ये सारे के सारे इसी टर्म के। एक बार जल्दी से बताएंगे आप लोग कैसी लगी आज की क्लास, के बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। स्टैटिक जीके में कंप्लीट स्टैटिक जीके करने का काम करेंगे। दो तीन ही टॉपिक थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं, एक बुक्स एंड ऑथर, एक ये संगीत, एक नृत्य है, के बाद तो बहुत ईजी चीजें हो जाएंगी। पेपर होने के चांस है, इसी कारण तो हम आपसे लाइव जुड़े हैं भाई, चांसेस है, यही तो रीजन है। ठीक है भाई, ओके, आज के लिए आप, हमारी बातें यहीं तक थी, और बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अंकु टाटा बाय बाय।